आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की ओल्ड एनसीईआरटी जो प्राचीन भारत से संबंधित, आज इससे हम प्राचीन भारत का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि चाहे किसी भी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आपको हमेशा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और देखने को यह पाया गया है कि ये सारे ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी से देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी के भी होते हैं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के लगभग फैक्चुअल जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसे ओल्ड एनसीईआरटी में शामिल कर लिया जा चुका था। तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ ही वीडियो सीरीज़ भी आप बहुत अच्छे से देखिए तो आपका काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज क्लियर होते जाएगा। जो ये बुक है, इसके अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखकों के बारे में, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, भौगोलिक ढांचा क्या था, फिर आदिमानव प्रस्तर युग क्या था, ताम्रपाषाण संस्कृति कैसी थी, हड़प्पाकालीन सभ्यता कैसी थी, आर्यों का आगमन कैसे हुआ, उत्तर वैदिक अवस्था कैसी थी, जैन और बौद्ध धर्म जो बहुत ही एमपी हर कोई एग्जाम में इनसे क्वेश्चन मिलते हैं, जनपद काल कैसा था, ईरानी और आक्रमण जो हुए वो कैसे थे, बुद्ध काल में क्या स्थिति थी, मौर्य युग कैसा था, मौर्य शासन का महत्व क्या था, मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम, सातवाहन युग के बारे में, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ कैसे होता है, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल का जीवन, पूर्वी भारत, फिर इसी प्रकार आपके प्रायद्वीपीय भारत के ग्राम विस्तार, भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क, विज्ञान और सभ्यता की विरासत। इसी क्रम में यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कला, संस्कृति, पुरापाषाण, ये सारी चित्रों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पकड़ और मजबूत हो सके। तो चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले लेक्चर की ओर। आज का पहला अध्याय है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। इसी में यही बताया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व किस प्रकार से ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें मानव सभ्यता की प्रारंभ की शुरुआत मिलती है कि किस प्रकार हमने कृषि का विकास किया, कहाँ किस प्रकार से पशुपालन सीखा, और मानव इतिहास ने किस प्रकार धातु कर्म, कताई, बुनाई और आज की जो अर्थव्यवस्था में काम मिलते हैं उनका आधार कैसे तैयार किया। मानव कैसे आदि मानव से मानव बनने की यात्रा में जुड़ा, किस प्रकार उसने जंगलों की सफाई की, किस प्रकार उसने लिपियाँ सीखी, तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। तो इस दृष्टि से प्राचीन इतिहास का अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे इसमें बताया गया है अनेकता में एकता के बारे में, कि भारत किस प्रकार अनेकता में एकता के साथ संबंधित रहा। बात की जाए भारतीय इतिहास की तो वो काफ़ी रोचक है, क्योंकि इसमें प्राक आर्य, हिंदू आर्य, यूनानी, शक, होन, तुर्क अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। क्योंकि ये प्रजाति भारत में आक्रमण के हिसाब से घुसे जरूर थे, लेकिन ये कब भारत में घुल मिल गए ये इन्हें भी नहीं जानकारी रही। और हर प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योगदान भी दिया। जैसे आपको आगे जाके इसी बुक में आगे जाके पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार हिंदू आर्य कला शैली विकसित हुई, शक ने क्या किया कार्य किए, हुनों ने क्या कार्य किए, तुर्की आक्रमणकारियों ने किस प्रकार यहाँ पे वास्तुकला, शिल्पकला का विकास किया। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य निरचिरवत इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते। और इसकी विलक्षणता इस बात में है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान आपस में समेकित हो गए। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं, जो प्राक आर्य जाति उपादान दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति और तमिल संस्कृति से हैं। और कब ये दोनों एक दूसरे से मिलते गए, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आगे देखते हैं। पाली संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित और भावनाओं सब संस्थाओं के द्योतक हैं, वे लगभग 300 से 600 ईसा पूर्व के संगम के नाम से प्रसिद्ध तमिल के ग्रंथ से संबंधित हैं। तो देखा जाए तो उत्तर भारत में जहाँ वैदिक ग्रंथ प्रचलित हो रहे थे, वहीं पे दक्षिण भारत में संगम साहित्य का काफ़ी महत्व था। और कब इन दोनों के तत्व एक दूसरे से मिलते गए, यही भारत में अनेकता का एकता का एक उदाहरण है। यदि बात की जाए प्राचीन काल से विविध धर्मों का प्रांगण रहा, तो विभिन्न धर्म भारत में पनपे, और जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, और इसी प्रकार से इनमें कई और संप्रदाय भी बनते गए। तो वो किस प्रकार भारत में रहे और किस प्रकार भारत की एकता में उन्होंने मजबूती प्रदान की, ये भी इसमें समझाया गया है।
अलग अलग धर्मों के कारण अलग अलग भाषाएं, बोली, रीति रिवाज, ये सारी चीज़ों ने सामाजिक रीति रिवाज चलते गए और एक सामान्य जीवन पद्धति को इन्होंने अपनाया। इसी प्रकार आगे हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से चक्रवर्ती कहा जाता था। और इस प्रकार के इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से दो बार जिक्र मिलता है। एक बार अशोक ने किया था, जिसने दक्षिणांचल को छोड़कर लगभग सारे देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। वही समुद्रगुप्त की विजयों में भी इस प्रकार की झलक देखने को मिलती है। ठीक है। इसी प्रकार यदि बात की जाए तो भारत की एकता को विदेशियों ने भी सकारा और वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए। इसीलिए उन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस के नाम से संबोधित किया। वहीं बात की जाए तो हमें भाषा और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में भी निरंतर प्रयास किए गए। ऐसे प्रयासों में अशोक के शिलालेख का काफ़ी महत्व है, जो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में जरूर बढ़ गया था, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में लिखे गए। यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूँ, ये सारे विषय जो इसमें हल्का हल्का जिक्र मिल रहा है, इसको हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं आगे। फिर इसमें आगे प्राचीन महाकाव्य रामायण महाभारत तमिल के क्षेत्रों में भी वैसे ही आह्लाद और भक्तिभाव से पढ़े जाते हैं, जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित लिपियाँ। तो ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जो आपको याद रखना है, जिनका उपयोग आप कहीं पे भी कर सकते हैं। आप इनका उपयोग एथिक्स में कर सकते हैं, आप इसका उपयोग अपने ऐसे में कर सकते हैं। आपका नॉलेज ऐसे ही बढ़ता है और वो कहाँ कब कैसे इस्तेमाल होता है वो आपके विवेक पर निर्भर करेगा। दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी, लेकिन देखा जाए तो वो पूरे देश में फैल गए, अलग अलग लिपि भाषा में फैल गए। फिर इसमें आगे बताया गया है कि भारतीय इतिहास की विशेषता यहाँ की विचित्र सामाजिक व्यवस्था रही। ठीक है, उसमें वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। प्राचीन काल से जो लोग बाहर से आए थे वे किसी न किसी वर्ण और जाति में मिल गए और इस प्रकार वो रीति रिवाज पूर्ववत भी चलते रहे। अब वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता क्या है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें बताया गया है कि आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, भारत के अतीत का अध्ययन विशेष सार्थक सिद्ध हो सकता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाने के लिए आज आवाज़ उठा रहे हैं और भारत के उज्जवल अतीत के गुणगान का भाव विभोर भी कर रहे हैं। उन्हें कला कौशल की प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं है। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुरातन प्रतिमान विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक समझना निहायत जरूरी है। बेशक भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर ही हम आवाज विज्ञान और ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन भारतीय समाज अन्यायग्रस्त था। वर्णों पर निचले, विशेषकर शूद्र चांडालों पर जिस तरह से उनका शोषण किया जाता था, अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन न लाया जाए तो स्वभावतः वे सारी विषमताएं भी सर उठाएगी और भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ वही है। प्रतिमूलक और मानवमूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है, उससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा उन सामाजिक विषमताओं को कायम रखना जिनके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। ठीक है, मतलब आप प्राचीन विरासत से सीखकर आज किस प्रकार एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे और किन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है, वो काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और उत्तरकालीन कई सारी रूढ़ियाँ वर्तमान काल में भी हमारा पीछा कर रही है। पुराने लोकोच्चार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड, विधियाँ लोगों के मन में उतनी गहराई तक पहुँची हुई है कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास में एक प्रकार का अवरोध बनते हैं। सही बात है, कहीं भी रूढ़ियाँ होती है किसी भी देश में, जैसे यदि बात की जाए विकसित राष्ट्रों की, तो यदि वहाँ पे नस्लवाद यदि रूढ़ी है तो वो नस्लवाद वहाँ के विकास में कहीं ना कहीं बाधक के रूप में कार्य करती है। यदि भारत में जातिगत भेदभाव यदि रूढ़ी है तो उसने कहीं ना कहीं भारत के विकास में बाधक के रूप में काम किया है। यहाँ पे वही समझाया गया है, जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रह को दूर नहीं कर देंगे तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जातिवाद और संप्रदायवाद देश को जनतांत्रिक रास्ते से एकता कायम कर रखते हुए आगे बढ़ने में बाधा डाल रहे हैं। ठीक है, जातीय व्यवधान, पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देते
और अपने सामान्य हित में वे एकताबद्ध नहीं कर पाते। मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनके आप अपनी जातिगत के कारण, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जातिगत रूप से या अपने धार्मिक पक्ष के कारण वो कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो ये देश की तरक्की में बाधक भी है। ठीक है। भारत के प्राचीन अध्ययन के माध्यम से हम ये जानकारी लगा सकेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ है। मतलब ये जो दुराग्रह है, ये जो पुरातन रूढ़ियाँ हैं, इनकी जड़ें कहाँ पर हैं। हम उन कारणों को ढूंढ सकेंगे जिन पर जाति व्यवस्था, महिला की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदायवाद को बढ़ावा भी मिल रहा है। अतः प्राचीन इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का उज्जवल स्वरूप क्या है, जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों की पहचान करना चाहते हैं। तो ये आपका पहला लेक्चर था।